एक जो कॉन्सेप्ट बहुत या जब भी आप इंडिया के बारे में आप सुनेंगे तो बहुत जल्दी एक एक बात जो बोली जाती है कि हम तो इतना फास्ट ग्रो कर रहे हैं, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी नॉमिनल जीडीपी से या परचेजिंग पावर पैरिटी से। तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि हम तो यानी कि टॉप 5 में आगे 2-3 ही लोगों से पीछे हैं। ऐसा लगता है हमको कि थर्ड लार्जेस्ट हैं, लेकिन ये बहुत मिसलीडिंग है। हम थर्ड लार्जेस्ट हैं नॉमिनल जीडीपी से या परचेजिंग पावर पैरिटी से, लेकिन जैसे ही उसको आप कन्वर्ट करिए पर कैपिटा जीडीपी पे तो हम कहीं दूर हो जाते हैं, मतलब शायद 70-80 से ऊपर चले जाएंगे पर कैपिटा जीडीपी। इसीलिए अब ये मालूम होना चाहिए कि पर कैपिटा जीडीपी क्या है। तो इसी सेकेंडली, अब ग्रोथ रेट की बात होती है तो हम फ़ौरन ये कहते हैं कि हमारा ग्रोथ रेट तो 5.6% या 6% है, लेकिन यूएस का ग्रोथ रेट तो 2% है, चाइना को तो 2% है। वी आर ग्रोइंग मच फास्टर देन। यहाँ पे एक और चीज़ है जो ध्यान में रखने की है ये कंपैरिजन करने से पहले। मिक्स्ड इकॉनमी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलने वाली इकॉनमी, यहाँ पे कम्प्लीटली गवर्नमेंट का कंट्रोल भी नहीं है और पूरी तरह से प्राइवेटाइज्ड भी नहीं है, यानी कि कुछ हद तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है इकॉनमी में फॉर द फाइन ट्यूनिंग, जिसको बोलते हैं कि अगर कुछ गवर्नमेंट को लगा कि यहाँ पे इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है बहुत सारी चीज़ों में। तो गवर्नमेंट, और जहाँ पे गवर्नमेंट तब तक इंटरफेयर ना करे जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि जो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हैं उनको ऑपरेट करने दिया जाए, एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट हार्मिंग टू अ पर्टिकुलर सेक्शन और पर्टिकुलर सेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर इस तरीके से हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन हो रहा है जिसकी वजह से बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है उस टाइम पे। जनरली वेलफेयर स्टेट्स ऐसा ही करते हैं। तो ये मिक्स्ड इकानमी है, फोर्थ लार्जेस्ट इकानमी बाई नॉमिनल जीडीपी, और उसके नीचे ही देखिए आप थर्ड लार्जेस्ट इकानमी पीपीपी से है। पीपी का मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी है, एक कंसेप्ट है जिसकी वजह से हम मुल्कों को जो है कंपेयर कर सकते हैं, उसके मुकाबले उससे भी थर्ड लार्जेस्ट है। लेकिन पर कैपिटा से देखिए 139th है। जैसे ही हम पर कैपिटा इनकम का मतलब, पर कैपिटा का मतलब है कि जैसे ही हम कितना पैसा है मुल्क में उसको लोगों पे डिवाइड कर दिया, कितना एक इंसान के पास जाएगा, उस यानी कि हम आम हिंदुस्तानी कितना अमीर है वो 138 मुल्कों के बाद आएगा। 139th पे हैं हम। तो हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम फोर्थ पे हैं तो शायद हम यूएस या फिर चाइना या इनसे जो है अमीर हो गए हैं और हम शायद 2050 तक ओवरटेक कर लें उनको, मे भी कर लें, यानी कि ओवरऑल जीडीपी में। लेकिन जब जैसे ही उसको, यानी कि ऐसे समझ लीजिए ख़ानदान की पूरी, एक ख़ानदान है उसमें 50 लोग हैं और उसका 10,000 रुपये मंथली इनकम है, और एक ख़ानदान है जिसमें 2 लोग हैं उसकी 8,000 मंथली इनकम है। तो क्या वो कह सकता है 10,000 वाला कि मैं तुझसे ज़्यादा अमीर हूँ, मेरे पास 10,000 है, लेकिन तुम्हारे पॉपुलेशन कितनी है उसके हिसाब से। तो पर कैपिटा जैसे ही हम काउंट करते हैं तो ये 139 पे चला जाता है। तो उसको आप मतलब ध्यान में रखने की बात है पर कैपिटा। और फिर इससे भी बड़ी बात है कि ये जो जिनी कोएफिशिएंट है ये बेसिकली इनइक्वालिटी को मेजर करता है। तो वो इनकम डिवाइडेड कैसे है लोगों के अंदर। तो अगर ऐसा है कि आपका जीडीपी तो 10,000 रुपये है, मान लो किसी भी कंट्री की जीडीपी, लेकिन उस कंट्री में 10 लोग हैं और 999 रुपये एक के पास है और बाकी 1 रुपया जो है 8 में डिवाइडेड है, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। तो यहाँ पे गिनी कोएफिशिएंट जो है 32.8 है इंडिया का, जो कि हाई इनइक्वालिटी या मीडियम इनइक्वालिटी एटलीस्ट शो करता है। यानी कि वैसे भी बोला जाता है कि इंडिया में तकरीबन जो टॉप 5% लोग हैं वो मुल्क की जितनी वेल्थ है उसका 50% उनके पास है। बॉटम 50% लोग जो हैं उनके पास मुल्क का 1% वेल्थ है। तो इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी है। अब ये बात एक अलग मुद्दा है कि इज़ इनइक्वालिटी रियली बैड, ठीक है, उस पर आप लोग सोचें कि क्या वाकई में इनइक्वालिटी होना बुरी है। सपोज़ कि एक मुल्क में सारे लोगों को बेसिक चीज़ें मौजूद है, यानी कि उनको रोटी कपड़ा और मकान सबके पास है, उनको दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन फिर इनइक्वालिटी, कुछ लोग उसमें बिलियनर हैं और कुछ लोग सिर्फ इतना कर पा रहे हैं। क्या वहाँ पे ये इनइक्वालिटी बैड है कि नहीं?
वो आप लोग उस पर गौर करेंगे। तो अब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसमें एक तो ग्रॉस है और दूसरा डोमेस्टिक है। ग्रॉस जब भी हम बोलते हैं इसका मतलब ये है कि देयर इज़ समथिंग विच हैव टू बी डिडक्टेड टू रीच एट नेट। तो यहाँ पे ग्रॉस इसीलिए डोमेस्टिक है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। एक साल में किसी मुल्क में कितना प्रोडक्शन होता है उसी की मार्केट वैल्यू को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसी को हम जीडीपी बोलते हैं और इसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। अब जब भी हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो हम नॉमिनल जीडीपी की बात नहीं करते। ऐसा पॉसिबल है कि 2024 में टोटल प्रोडक्ट्स जो पैदा हुए, जिनकी पैदावार हुई वो 10 थे और उनकी मार्केट वैल्यू भी 10 ही थी, तो हमारा जीडीपी कितना आएगा? प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई देयर प्राइसेस 100। लेकिन 2025 में आते आते ये हो सकता है कि वो जो प्रोडक्ट हैं वो 10 ही रहें, लेकिन जो उनका प्राइस है वो इंक्रीज होकर के 12 हो जाए, तो अब जीडीपी कितना दिखेगा? 120। लेकिन रियल जीडीपी ज़ीरो, वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगा। तो हमको यानी कि रियल जीडीपी में नॉमिनल जीडीपी पे रियल जीडीपी तक जाने के लिए हमको जितना प्राइस इंक्रीज है उसको माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 चीज़ें हैं, मैं उसमें एक बेस ईयर मानते हैं 2020 को, अगर मैं बेस ईयर मान लूँ तो मुझे हर साल उन प्रोडक्ट की प्राइस उस साल से नहीं 2020 के साथ मल्टीप्लाई करनी रहेगी, ये देखने के लिए कि कितना ज़्यादा आउटपुट बढ़ा है एक्चुअली, ना कि प्राइस। सो इन्फ्लेशन कंपोनेंट को माइनस कर दिया जाता है इसमें। तो नॉमिनल इंक्लूड्स, यहाँ पे जैसे लिखा है नॉमिनल इंक्लूड्स इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन है प्राइस राइज जो होता है, और रियल जीडीपी इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है। जब आप इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं तो उस टाइम पे आप एक रियल जीडीपी पे पहुँचते हैं। और जब भी ग्रोथ रेट की बात होती है तो हम रियल जीडीपी की ही ग्रोथ रेट की बात करते हैं। नॉमिनल की ग्रोथ रेट अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होती है। नॉमिनल ग्रोथ रेट तो प्राइस को भी इंक्लूड करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो रियल जीडीपी को एक तरीके से हम नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, ये डिफ्लेटर का कंसेप्ट है जो कि एक मैथमेटिकल सा थोड़ा सा है, इसको आप फिलहाल छोड़ दीजिए। नेट जीडीपी, अब जैसे ग्रॉस था, अब ग्रॉस जीडीपी कुछ हमारे पास वैल्यू आएगी हर साल, लेकिन वो ग्रॉस जीडीपी को प्रोड्यूस करने के लिए एक साल के अंदर, ये जनरली जीडीपी का कंसेप्ट एक साल मतलब फाइनेंशियल ईयर या फिर एक कैलेंडर ईयर पे ही लिया जाता है। तो उसका प्रोडक्शन करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। हमारी बिल्डिंग्स का वेयर एंड टियर होगा, मशीनरी का कुछ वेयर एंड टियर होगा, फ्यूल यूज़ होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये जो कास्ट है, सपोज आप ऐसे समझ लीजिए एक बिल्डिंग के अंदर एक मुल्क का तस्वर आप करिए, उसमें वो कुछ फॉर एग्जांपल टेबल्स बना रहे थे। तो टेबल उन्होंने बनाए जिनकी कुल कीमत जो है एक साल के अख्ताम पर वो 10,000 रुपये थी, लेकिन उसको साल के बाद ये पता चला कि टेबल बनाते हुए फ़र्श का भी थोड़ा नुकसान हुआ है, दीवारों का भी पेंट वगैरह गिरा है, उसके जो औजार इस्तेमाल हुए हैं उनको भी थोड़ा रिपेयर करना पड़ेगा। ये सारा कुछ मिला जुला करके 10,000 में से तकरीबन 2,000 निकला। तो ये जो 2,000 रुपये है इसको हम डेप्रिसिएशन चार्जेस बोलते हैं। तो जब हम ग्रॉस उस 10,000 में से माइनस 2,000 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट जीडीपी। तो ग्रॉस जीडीपी में से जब डेप्रिसिएशन चार्जेस को माइनस करते हैं तो नेट जीडीपी आ जाता है। तो जीडीपी, अब एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि जीडीपी एज ए मेजर ऑफ वेलफेयर क्यों हम इस्तेमाल, और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जीडीपी के, जैसे आप इसमें जीएनपी का कंसेप्ट है, और उसके अलावा जीडीपी एट डोमेस्टिक एट फैक्टर कास्ट एंड एट जो एक सब्सिडीज़ को इंक्लूड करके होता है वो है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा तफसील में जाने के लिए जो है वक्त नहीं है, तो हम मेन चीज़ें देख रहे हैं। जीडीपी एज ए मेजर ऑफ वेलफेयर। अब क्यों किसी मुल्क में सिर्फ जीडीपी का बढ़ना ही सिर्फ, हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ उस मुल्क की तरक्की हो रही है या उस मुल्क का डेवलपमेंट हो रहा है। वो जीडीपी, एक तो पहली बात है ये इग्नोर करता है इनइक्वालिटी को। तो ऐसा हो सकता है कि हर साल जीडीपी बढ़ता रहे, लेकिन वो जीडीपी कुछ ख़ास यानी कि 5% लोगों की पॉकेट में ही रहे, बाकी लोग ऐसे ही रहें, जो हाल है इंडिया का, जो मतलब जैसे मैंने बताया इतना इनइक्वालिटी है। तो इस हिसाब से हम जीडीपी को यूज़ नहीं कर सकते हैं
लेकिन यहाँ पे एक जो बात बोली जाएगी, जो जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि हम तो पर कैपिटा जीडीपी को यूज़ करते हैं ना। पर कैपिटा जीडीपी अगेन इग्नोर्स द डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट, वो भी आपको नहीं बताएगा। वो आप टोटल यानी कि इनकम जो है वो उसको डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन पे, तो ये लगेगा कि हर एक इंसान के पास इतना रुपए हैं, मगर होंगे तो नहीं, वो सिर्फ डिवाइड हो गया पॉपुलेशन पे। तो अगेन यहाँ पे हमको देखना चाहिए कि जीडीपी के बढ़ने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी और जो पॉवर्टी है, इन तीनों चीज़ों के साथ क्या हुआ। अगर ये तीनों चीज़ें कम होती हैं जीडीपी के बढ़ने के साथ तो ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन अगर इन तीनों चीज़ों में कोई कमी नहीं आती है या ये बढ़ जाते हैं तो वो डेवलपमेंट नहीं हुई, वो तो यानी कि ग्रोथ है सिर्फ। अगर सिर्फ जीडीपी बढ़ती है उसको ग्रोथ बोलते हैं। जीडीपी बढ़ने के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी हों, जिसमें लोगों की जो ज़िंदगी है यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसको बोलते हैं, वो अगर इम्प्रूव हो जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो हम ये कह सकते हैं कि वो डेवलपमेंट है, अदरवाइज़ नहीं है। अदरवाइज सिर्फ वो इनइक्वालिटी का अब हो सकता है उसमें। तो सेकंड कॉन्सेप्ट जो है हमारा इन्फ्लेशन है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। तो इन्फ्लेशन जब भी होता है तो जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस का मतलब ये है कि प्राइसेस, ऑल द प्राइसेस टेकन टुगेदर इन द इकोनॉमी गोज अप एंड इट शुड बी सस्टेन्ड राइज। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल प्याज की जो शॉर्टेज हो गई और एकदम से इट शूट अप फ्रॉम 20 रुपीज़ टू 60 और 130, दैट वॉन्ट बी काउंटेड इन इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन के लिए सस्टेन राइज होना चाहिए प्राइसेस में। अगर वो सस्टेन नहीं है, एक महीने के बाद वापस चला जाएगा, तो वो काउंट नहीं करते हैं जो कोर इन्फ्लेशन है, ठीक है। और अगर इसीलिए दो तरह के जो इन्फ्लेशन है, नीचे अगर आप देखें टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में, तो इन्फ्लेशन होता क्यों है, इस पर डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के डिफरेंट व्यू पॉइंट है। कुछ कहते हैं कि मनी सप्लाई को अगर आप बढ़ाते चले जाएं तो ये इन्फ्लेशन करता है, लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा आ जाएगा, वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, प्रोडक्ट आपके बढ़ नहीं रहे तो आपके इकॉनमी में इन्फ्लेशन हो जाएगा। और कुछ दूसरे लोगों का नहीं, कि ऐसा नहीं है, कि स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स रहती हैं, यानी कि किसी भी मईशत की साख्ती ऐसी है कि वहाँ पे अगर उसको ना बदला जाए, उसको तब्दील ना किया जाए, और यानी कि तवील मुद्दती तसव्वुर है वो, कि तब तक आप चाहे मनी को कम भी कर दीजिए तो भी जो है इन्फ्लेशन होती रहेगी। डिफरेंट वो हैं। तो इसमें डिमांड पुश, पुल और कास्ट पुश इन्फ्लेशन उसी से रिलेटेड। डिमांड पुल यानी कि व्हेन डिमांड इंक्रीजेज मोर देन द सप्लाई देन इट पुल्स द प्राइस अपवर्ड्स, तो उससे एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। लेकिन एक नीचे हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन है। हेडलाइन इन्फ्लेशन ओवरऑल इंक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी, ये जो है यानी कि जिसमें फूड और एनर्जी क्यों अलग है, क्योंकि इनके प्राइसेस जो हैं बड़ी वोलेटाइल रहते हैं, बहुत कि तब्दील होते हैं तेज़ी से। आज कुछ है, कल कुछ हो जाएगा, यानी महीने के अंदर अंदर बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं प्राइस में, तो वोलेटाइल प्राइस है। तो इसलिए कोर सेक्टर को देखने के लिए हम इनको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो इसीलिए नीचे कोर इन्फ्लेशन में एक्सक्लूड वोलेटाइल कंपोनेंट लाइक फूड एंड फ्यूल का प्राइस को हम एक्सक्लूड कर दें तो वी रीच एट। तो उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये कंज्यूमर लेवल पे इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है। यानी कि इस तरीके से देखिए कि आप एक स्टोर में जाते हैं और वहाँ से रोज़मर्रा की जो अशियाए खुर्दनी है या जो भी आप कंजम्पशन की चीज़ें हैं आपकी, उनकी एक बास्केट भरते हैं। हर आपका एक रूटीन है कि आप वही 10 चीज़ें लेके आते थे और उनकी प्राइस 2020 में क्या थी, आप उसकी प्राइस 2021 में देखेंगे। चीज़ें 10 ही रहनी चाहिए, आप 2021 में देखेंगे। अगर 2020 से लेकर के 2021 में, सपोज़ आप 2020 में वो बास्केट 100 रुपये की खरीदते थे, 2021 में वो बास्केट आप 105 की खरीद रहे हैं, तो इन्फ्लेशन कितना हो गया, कंज्यूमर लेवल पे 5% इन्फ्लेशन है। तो इस तरीके से ये काउंट किया जाता है। हायर वेटेज टू द फूड आइटम्स, यहाँ पे फूड आइटम क्योंकि कंज्यूमर से रिलेटेड है तो फूड आइटम को यहाँ पे ज़्यादा वेटेज दी जाती है। यहाँ पे बेस ईयर रखा गया है 2012, यानी कि हमको ये देखना है कि कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन क्या है इंडिया में। मेरे को आज के दूध के पैकेट का प्राइस या आज के आटे का प्राइस, आज की चीनी का प्राइस मुझे आज पिछले साल से नहीं देखना है इंडिया में, बल्कि कब का देखना है कि 2012 में कितना था। अगर 2012 में चीनी 20 रुपये किलो थी और 2025 में 40 रुपये किलो है, तो देयर इज़ 100% इंक्रीज इन प्राइसेस और 100% इन्फ्लेशन है वहाँ पे। तो ये चीज़ जनरली गवर्नमेंट नहीं करती है। जब गवर्नमेंट इन्फ्लेशन की बात करती है 5.6% और 6%, वो पिछले साल से
यानी कि उसी साल के, यानी कि 2025 के फर्स्ट क्वार्टर को किससे कंपेयर किया जाएगा? 2024 के फर्स्ट क्वार्टर से। उससे पीछे नहीं जाया जाएगा। उससे पीछे जैसे ही गए तो इन्फ्लेशन जो है वो जंप करेगी बहुत ज़्यादा, एंड दैट विल क्रिएट पैनिक, कि लोग कहेंगे कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इन्फ्लेशन बहुत हो गया है। तो इसलिए क्या है, पुराना डेटा जो है वो खास उसमें, यानी कि एक डॉक्यूमेंट बना के आरबीआई की वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा जो कि आम आदमी ना देखे। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इसी तरीके से दूसरा इंडेक्स है जो कि मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे या मैन्युफैक्चरर के लिए सेम तरीके से ट्रैक करता है इन्फ्लेशन को। उसका बेस ईयर 2011-12 है, यानी कि 2011 और 12 का एवरेज प्राइस अगर 2 साल होते हैं तो हायर वेटेज जो है मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स को दिया जाता है यहाँ पे। और उसके अलावा आप वेटेज देख सकते हैं नीचे, प्राइमरी कमोडिटीज़ को 22.6% है और फ्यूल एंड पावर को 13.2 और मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स को 64% है। और अब ये बात थी तब तक हम, यानी कि अगर दो सेक्टर की इकॉनमी को ली जाए जहाँ पे हाउस होल्ड एंड फर्म्स बोला जाता है, जैसे ही गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया तो मॉडर्न स्टेट्स जो हैं वो हर जगह पे गवर्नमेंट जो है वेलफेयर स्टेट, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी एक अभी भी तक भी एक डिबेट है कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इकॉनमी में। क्या उनको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक ही महदूद रहना चाहिए, या फिर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो कीन्स जो है या केनेजियन इकोनॉमिक्स, नियो केनेजियन इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं, वो भी बोलते हैं कि करना, मतलब 2 तरह के वो हैं। तो वो 2-3 तरीके से करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जॉब क्रिएशन में, और एक और चीज़ जो ये करते हैं वो टैक्स लगाते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या फिर इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो टैक्सेस में टैक्स एक मैंडेटरी पेमेंट है जो कोई भी सिटीज़न करता है अपनी हुकूमत को, इस चीज़ की उम्मीद करे बगैर कि उसको इसके बदले में उतना ही कुछ मिलेगा सर्विस जितना उसने टैक्स पे किया है। यानी कि अगर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं 15,000 रुपये टैक्स दे रहा हूँ तो मुझे 15,000 का कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सर्विसेज भी मिलनी चाहिए। क्विड प्रो को जो वो है वो नहीं रहेगा यहाँ पे। वो ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फैसिलिटीज़ हों, बट एग्जैक्टली इक्वल नहीं कर सकता क्योंकि टैक्स में वैसा नहीं है। तो टैक्स की डेफिनेशन ही वैसी है और उसमें भी बहुत सारे टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप पे लगाया जाए और आप ही उसको पे करें। यानी कि फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जो है वो अगर मुझ पे लगाया जाएगा, मैं अपना टैक्स जो है शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे किसी भी प्रोडक्ट पे अगर गवर्नमेंट 18% जीएसटी लगाती है तो मैं क्या करूँगा, वो प्रोडक्ट आपको हायर प्राइस से बेचूंगा। तो इम्पैक्ट तो किस पे हुआ, जो फर्स्ट पेयर ऑफ द टैक्स है वो बिजनेसमैन है, लेकिन इंसिडेंस बोलते हैं इसको जो पे करता है, इंसिडेंस डिफरेंट पर्सन पे। यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस वो हैं जो शिफ्ट नहीं किए जा सकते, जिसमें आप इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स, ये तीनों टैक्स आपको ही देने पड़ेंगे। लेकिन वो टैक्सेस जो शिफ्ट किए जा सकते हैं उनमें इनडायरेक्ट टैक्सेस है। जैसे जीएसटी है, जीएसटी 2 लेवल पे लगता है, स्टेट लेवल पे, और जब मतलब गुड्स का क्रॉस करना जो है वो इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे कि डिवाइड कैसे होगा, लेकिन उसको शिफ्ट किया जा सकता है, आपको हायर प्राइस पे पास ऑन किया जा सकता है कोई भी प्रोडक्ट। तो अगेन कितना वो पास कर सकता है डिपेंड करता है कि कितना उसके प्रोडक्ट की डिमांड है, क्या लोग विलिंग हैं उतना टैक्स पे करके भी वो प्राइस लेने के लिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं इसको। तो ट्रेड ओपन इकानमी आ गया, जिसमें बेसिस ऑफ ट्रेड क्या है कि क्यों करते हैं एक मुल्क जो है एक दूसरे के साथ ट्रेड क्यों करते हैं। तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि प्राइस डिफरेंट रहते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। अगर कंज्यूमर को ये लगे या किसी को भी ये लगे कि फ़लाँ कंट्री जो है वो हमसे कम कास्ट पे किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पा रही है, तो दूसरी कंट्री उससे वो ले सकती है, जब अगर वो लेन देन के चार्जेस को इंक्लूड करने के बाद भी उस कंट्री में वो प्रोडक्ट सस्ते में बिकेगा तो ट्रेड करना बनता है। अगर वो उतने का बराबर का हो जाए या महंगा हो जाए तो फिर ट्रेड नहीं होगी। तो इसको कंपैरेटिव एडवांटेज बोलते हैं। यानी कि कोई कंट्री कम कास्ट पे, अगर हमसे कम कास्ट में अगर बांग्लादेश वाले कपड़े कम कास्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और बांग्लादेश से यहाँ ला करके बेचने में भी वो कम ही कास्ट पे रहते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने के बाद भी कम रहता है पैसा, तो बांग्लादेश हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग द क्लॉथ, हम वहाँ से ला करके यहाँ बेचेंगे। तो इसी तरह इंडिया को किसी दूसरे प्रोडक्ट में कंपैरेटिव एडवांटेज होगा जिसमें बांग्लादेश को नहीं होगा, वो बांग्लादेश यहाँ से लेके जाएगा। तो ये बेसिस है ट्रेड का, ट्रेड इसी पे होती है। और इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट
बाहर से लाएंगे तो इंपोर्ट बोलते हैं, अंदर लाएंगे तो एक्सपोर्ट बोलते हैं। दोनों का बैलेंस जो है, हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फ़र्क को जब देखते हैं तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बोलते हैं। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, आई थिंक के मुझे नहीं लगता मुझे इसे आगे और ज़्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि दीज टॉपिक्स आर नॉट सच दैट आई शुड जस्ट गो ऑन स्पीकिंग माई सेल्फ एंड शुड नॉट इन्वॉल्व। सो मेरा वैसा है भी नहीं है कि मैं सिर्फ बोलता रहूँ और किसी की कुछ दूसरे इन्वॉल्व ना करूँ। तो थोड़ा इंटरेक्टिव हो तो पता चलता है कि कुछ फ़ायदा हो रहा है लोगों को, वरना फॉर द सेक ऑफ अ लेक्चर मैं यहाँ आके बोलता रहूँ, सही नहीं है। तो अगर कुछ टाइम है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। जितना अभी तक पढ़ा अगर नहीं है तो वाइंड अप करते हैं। तो या तो बहुत सारा कुछ समझ में आ गया, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया, या फिर बोर हो गए हैं, कुछ ऐसा ही हो सकता है। खैर वक्त की किल्लत है, इसलिए मैं उसको वाइंड अप करूं। शायद टाइम हो गया, ठीक है, थैंक यू। एक जो जनरल प्रिंसिपल है वो ये आपको याद रखिए कि फ्री ट्रेड्स बेनिफिट्स एवरीवन, है ना। अगर ट्रेड को फ्री कर दिया जाए कि कोई भी किसी पे टैरिफ ना लगाए, तो वो सबके लिए वो फ़ायदेमंद चीज़ होती है। नाउ अगर टैरिफ लगाने लगें तो उसमें जो टैरिफ लगाती है कंट्री उसका भी नुकसान है, जिसके प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाया जाता है उसका भी नुकसान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ओपन होना चाहिए फ्री ट्रेड के लिए। लेकिन आप क्योंकि जियो पॉलिटिकल या जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उसके बेस पे लोग टैरिफ लगाते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक जो एग्जाम्पल दें कि यूएस जो है टैरिफ लगाए इंडिया पे बहुत सारा, तो इसमें इंडिया का नुकसान है। इसलिए है क्योंकि यूएस और एक दो कंट्री वाहिद कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे इंडिया ज़्यादा बेचता है, यानी कि कम वहाँ से डॉलर ज़्यादा आते हैं इनके पास, और बाकी कंट्री के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। और फॉर एग्जांपल आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को लीजिए, सबसे ज़्यादा ये यूएस में बेचते हैं। तो अब अगर यूएस अगर करता है यानी कि टैरिफ लगाता है, तो वो प्रोडक्ट यूएस में ज़्यादा प्राइस के हो जाते हैं। जितना % टैरिफ लगेगा उतना ही % प्राइस वहाँ पे ऊपर जाएगी, तो वो नहीं खरीदेंगे। तो वो इंडियन जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनका नुकसान है उसमें, जब तक कि वो एक दूसरी मार्केट ना ढूंढें जिसमें वो प्रोडक्ट बेच सकें। लेकिन उसका एक दूसरा फ़ायदा इस तरफ से होगा कि इंडियन जो कस्टमर हैं या कंज्यूमर हैं उन मेडिकल के, उम्मीद करनी चाहिए कि उनके लिए प्राइसेस कम हो जाएं। डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट करती है कि नहीं करती है। यानी कि आप रिसेंटली अगर आप वर्ल्ड मार्केट में आप ऑयल के प्राइसेस देखो, काफ़ी गिरे हैं। यानी कि इंडिया से बाहर से अगर जाकर के आप खुद कहीं जाएं, फॉर एग्जांपल किसी दूसरी कंट्री में, और आप जाकर के एक पेट्रोल का टैंकर लें और इंडिया में लेके आएँ, तो मेरे ख्याल से 80 रुपये लीटर पड़ने वाला है आपको। वही पेट्रोल इंडिया में आपको 107-108 रुपये, क्योंकि मोर देन 100% टैक्स है उसके ऊपर। तो वर्ल्ड मार्केट में प्राइस गिरते भी हैं तेल के, तो भी इंडिया में वो इफेक्ट या वो पास ऑन नहीं होता है कंज्यूमर के पास, क्योंकि वो सारा पॉकेट कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो इसी तरीके से अगर यूएस, यानी कि हम कंज्यूमर को फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे खुद की जो शॉर्ट टर्म में, वो भी लॉन्ग टर्म में नहीं है, शॉर्ट टर्म में वो फ़ायदा होगा जब तक कोई दूसरी मार्केट ना ढूंढ ली जाए। तो थोड़ी देर के लिए कंज्यूमर का फ़ायदा, उसमें फिर एक और भी है, यानी कि आप बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इंडिया जो बाहर बेचता है वो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं। यानी कि जेनेरिक जो गोली का पत्ता, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, अगर आप यहाँ पे 40 रुपये में ख़रीदते हैं, फॉर एग्जांपल 10 जो टैबलेट्स होती हैं, वो सेम टैबलेट यूएस मार्केट में जाके इंडिया ही यूएस वालों के लिए तकरीबन 20 या 15 रुपये में बेचता है, इंक्लूडिंग वो जो पहले वाला टैरिफ लगा है वो भी। लेकिन वो सेम, क्योंकि वो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं। आपको अगर जेनेरिक एंड ब्रांडेड मेडिसिन में फ़र्क है तो आप समझ पाएंगे। लेकिन सेम चीज़ अगर वो बंद कर दे यूएस कि हम नहीं लेंगे, या 100% टैरिफ 100% टैरिफ लगाने के बाद भी वो इंडिया से वो सस्ता रहेगा यूएस में जो मेडिसिन है। लेकिन वापस इंडिया में अगर उसको फिर से ब्रांड लगा के बेचेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है कंज्यूमर का। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कैसे प्ले करती है। लेकिन ओवरऑल जो टैरिफ का गेम है, इसका ओवरऑल वर्ल्ड के लिए नुकसान है। यानी कि अब अगर हम सिर्फ एक हिंदुस्तान के शहरी ना होने से, यानी मैं अपने आप को मानूं कि मैं दुनिया का शहरी हूँ, वर्ल्ड सिटीज़न के हिसाब से देखूँ, सो द टैरिफ गेम इज़ वेरी बैड। ओपन होना चाहिए। थैंक यू।